की बड़ी खबर के साथ यूपी के बुलंदशहर में पुरतशद्दुद मुजाहरा हुआ है। गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई है और आगजनी की भी खबर मिल पा रही है। शहरियत कानून के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और यूपी के बुलंदशहर में पुरतशद्दुद मुजाहरा हुआ है, जहां पर गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। इस वक्त की ये अहम खबर जहां पर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से मिल पा रही है और यहाँ पर पुरतशद्दुद मुजाहरा किया गया और उसके बाद तोड़फोड़ भी हुई है और आगजनी की भी खबर मिल पा रही है। तो शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है और इसको लेकर कुछ जगहों पर ऐसी खबरें मिल रही है, लेकिन फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से है, जहां पर तशद्दुद हुआ है और जो मुजाहरा है ये तशद्दुद में तब्दील हो गया। यहाँ पर तोड़फोड़ भी हुई है और आगजनी भी हुई है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, जहां पर इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि जो शरपसंद अनासिर है, जो नहीं चाहते हैं कि माहौल पुरअमन रहे, वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं और यही वजह है कि पुलिस को फिर एक्शन लेना पड़ रहा है, क्योंकि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है उसको कोई भी इजाज़त नहीं दे सकता है, ना मुल्क का आइन, ना मुल्क का अमन पसंद इंसान। क्योंकि इस तरह के जो पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे हैं उनको इजाज़त नहीं दी जा सकती है कि वो अपनी बात भी रख सके, क्योंकि सरकारी इमलाक को खाक करना, उनको आग लगाना, उनको डैमेज करना, इसका किसी को राइट नहीं है, किसी को इसका हक नहीं है। ये धू-धू करती हुई गाड़ी जलती हुई आप देख सकते हैं और इसके ज़रिए आप ये भी समझ सकते हैं कि इन एहतजाजी मुजाहरों में कौन वो लोग हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। उनको फ़ौरन उनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। हालांकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि अगर किसी ने भी सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया तो उसका पाई वसूल किया जाएगा। बाज़ाब्ता तौर पर सीधे तौर पर कहा गया है कि उन लोगों की इमलाक तक जब्त कर ली जाएगी, नीलाम कर दी जाएगी, क्योंकि ऐसे लोग जो भी होते हैं वो मुल्क का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, अमन का जो पैगाम है उसको हटाने की कोशिश करते हैं और जो लोग पुराने तरीके से मुजाहरा करने के लिए जाते हैं उनके लिए भी मुसीबत खड़ी कर देते हैं। अब इन तस्वीरों में देख सकते हैं जहां पर लोग इस वक्त मुजाहरा कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। बुलंदशहर में तोड़फोड़ की गई है, मुजाहरा किया गया है और लोग अपनी बातें रखने के लिए सड़कों पर ज़रूर उतरे हैं, लेकिन ये जो मुजाहरे हैं वो पुरतशद्दुद हो जाते हैं और जिसके बाद मजबूरन पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ता है। गाड़ी में आग लगती हुई ये इस बात की तस्दीक करती है कि लोग यहाँ पर किस तरीके से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सरकारी प्रॉपर्टी को, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जिसकी इजाज़त न तो हिंदुस्तान का आइन देता है ना ही कानून देता है। चौक पे चलाओ। बुलंदशहर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, पत्थरबाजी की भी तस्वीरें और इसके अलावा देखिएगा पुलिस को भी आप सुन सकते हैं जो लोगों से अपील कर रही हैं कि यहाँ पर खड़े ना हो, अपने घरों को जाएं। ऐसी जगहों पर लोग ना खड़े हो जिससे माहौल ख़राब होने की कोशिश हो। बुलंदशहर में पथराव की भी खबर है और कहा यह जा रहा है कि इस गाड़ी को जो आग लगाई गई है
उसके बाद वहां पर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कई ज़िलों में इंटरनेट बंद है, दफ़ा 144 नाफिज है, लेकिन बुलंदशहर की ये तस्वीर अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि लोग इस वक्त तशद्दुद में इस मुजाहरे को तब्दील करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी किस्म की ट्रैफिक को कोई नुकसान न पहुंचाए, बल्कि ट्रैफिक का एहतराम करे, ट्रैफिक को भी जाने दे और आप खुद भी घर लाओ। तमामी हजरात से गुजारिश की जाती है कि आप तमामी हजरात जो चौकों पर जमा है, मैदान में जमा है, आप अपने घर के तरफ रुजू करें, किसी भी किस्म की कोई हानि न पहुंचाए। आप तमामी हजरात से गुजारिश है, आप तमामी हजरात पुरित्मीनान और सुकून के साथ दरूद शरीफ पढ़ते हुए अपने घर की तरफ रुजू करो। आप तमामी हजरात से गुजारिश है, पुरित्मीनान के साथ, पुरसुकून के साथ आप तमामी हजरात अपने घरों की तरफ रुजू। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कलबुर्गी की तस्वीरें हैं जहां पर तमाम पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं, और दूसरी तस्वीर बुलंदशहर की है जिसमें आप देख सकते हैं कि लोग पुरअमन तरीके से अपनी बात रखवा रहे हैं वहां पर कलबुर्गी में, और ये एक पुरअमन तरीका होता है अपनी बात को रखने का, अपने मैसेज को कन्वे करने का, साथ ही माहौल ना बिगड़े इसकी भी कोशिश की जा रही है। कलबुर्गी की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो पुरतशद्दुद मुजाहरे कर रहे हैं, गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, सरकारी प्रॉपर्टीज़ को डैमेज कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसी भी किस्म की रुकावट पैदा न करे, कोई भी अफवाह, कोई भी वीडियो पर ध्यान न दे। आप पीछे अनाउंसमेंट भी सुन सकते हैं कि ऐलान किया जा रहा है कि इस तरह के वाक़यात में जो कि लोग दूसरों के लिए भी परेशानी का सबब बनते हैं, इसमें शामिल ना हों और अमन से, शांति से अपनी बात रखें, मुजाहरों को पुरतशद्दुद ना बनाएं। तो कुछ जगहों पर हमने तस्वीरें देखी हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जहां पर लोग इस वक्त मौजूद हैं और अपनी बात रखने के लिए लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। किसी भी अफवाह पर ध्यान ना देने की अपील की जा रही है। किसी भी तरीके की वीडियोस आप ना फैलने दे। और फिलहाल आप ये दो तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर लोगों को समझाने की भी कोशिश हो रही है और साथ ही ये भी बताने की कोशिश हो रही है कि आप किसी भी भीड़ का हिस्सा ना बने। अलग अलग जगहों पर लोग मुजाहरे कर रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर आपको ये दिखा पा रहे हैं हम जहां पर मोटरसाइकिल में आग लगा दी गई, आग के हवाले इसको किया गया है। कई ज़िलों में दफ़ा 144 नाफिज है, इंटरनेट बंद किया गया है। अलग अलग जगहों की अगर हम बात करें तो बिजनौर, सहारनपुर, जौनपुर, फिरोज़ाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, बहराइच, अलग अलग जगहों पर इस तरीके की खबरें मिल रही है। यूपी में भी बहराइच में जो मुजाहिरीन हैं वो मुजाहरा करते हुए नजर आए और दिल्ली गेट समेत अभी फिलहाल जो खबर मिल रही है 7 मेट्रो स्टेशन बंद है। इसके अलावा 4 मीनार जो कि हैदराबाद में है। आपको सीधे देहरादून लिए चलते हैं जहां पर कॉन्क्लेव जारी है। श्री दिलीप तिवारी जी को सर प्लीज अवर सीट्स।
और मैं चाहूँगा सर स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। और ये जो इत्तेफाक है कि आज मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है और आज वो हमारे साथ इस मंच पर, एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत भी करें, बधाई भी दें उन्हें। सर, ओवर टू यू। ये एक सहयोग है कि हमने एक साल पहले भी जब कार्यक्रम किया था तो उस दिन भी माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन था, और अक्सर ऐसा होता है कि हम जब कार्यक्रम करते हैं तो ये संयोग बन जाता है। और आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तरफ से मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। और ये उम्मीद करता हूं कि आप इसी जज्बे के साथ प्रदेश और देश की सेवा करते रहें। आप सभी का, दर्शकों का, जो हमारे गणमान्य अतिथि हैं, उनका स्वागत करता हूं मैं। मकसद हमारा इस कार्यक्रम का यह है कि जो देश की रीढ़ है वो है बिजनेस कम्युनिटी, जो रोजगार देती है, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देती है, उसको हम कहते हैं कि वो रियल इंजन है। किसान देश की सबसे बड़ी, अगर आप कहें कि अर्थव्यवस्था के हिसाब से एक बहुत बड़ी पूंजी है, तो उद्योगपति भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, रोजगार सृजन करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आज के दौर में एक जो बड़ी चिंता है, मैं कैब या सीएए की बात करूंगा, लेकिन सबसे बड़ी चिंता है जो आर्थिक मंदी उद्योगों की जो है। मैं देश के परिदृश्य में बात करूं तो आपकी सरकार को कहा जाता था कि डबल इंजन की सरकार है, पूरे देश में जहां देखो वहीं पर आपका झंडा लहरा रहा है पार्टी का, भगवा ही भगवा है पूरे मैप में। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि परिस्थितियां जो है वो मंदी की तरफ जा रही हैं और लोग परेशान हैं कि साहब अर्थव्यवस्था मंदी में है, रोजगार जा रहे हैं, और लोगों को ये लगने लगा है कि सरकार को जो मैंडेट मिला था उस दिशा में सरकार बहुत कामयाब नहीं हो पाई। आपको ऐसा लगता है? देखिए, जहाँ तक मंदी का सवाल है तो एक तो मुझे लगता है कि समय के साथ भारत इस मंदी से निपट लेगा, क्योंकि भारत में मंदी का सामना करने के लिए हमारी जो दोहरी अर्थव्यवस्था है, जिसमें हमारी विशेषकर मैं कहूँगा कि जो कृषि क्षेत्र है, पशुपालन का क्षेत्र है, या ऐसे ही एग्रो वेस्ट जो भी हमारे उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं या कुटीर उद्योग हैं, काफ़ी हद तक वो उसका सामना कर लेगा। जो अर्थशास्त्री हैं और उद्योग जगत के लोगों से भी हमारा लगातार मिलना जुलना बना रहता है, तो उनका भी ये मानना है कि एक अस्थायी दौर चल रहा है ये, और ये दौर समाप्त होगा और भारत की अर्थव्यवस्था फिर तेजी के साथ दौड़ेगी। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इस दौर से हमको बहुत धैर्य के साथ हमको इसका सामना करना है, और निश्चित रूप से इस दौर से हम उभरेंगे। अभी जो 1-1.5 महीना पहले जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफ़ी कमी आई थी, मंदी आई थी कहना चाहिए, लेकिन उसमें फिर उठान हुआ है, तो धीरे धीरे ये सब उठेगा। लेकिन मुझे विश्वास है अपने देश के अर्थशास्त्रियों पर, अपनी सरकार पर, कि वो इससे बाहर निकाल लेंगे देश को। मुख्यमंत्री जी, कहा जाता है कि जब देश के सबसे समृद्ध राज्य परेशान हो, जो इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका की बात करूं मैं, बाकी और भी राज्यों की बात करूं जो बड़े बड़े राज्य हैं, पंजाब जैसे राज्य, तो आपको नहीं लगता कि उत्तराखंड जैसा छोटा राज्य जिसमें संभावनाएं प्रचुर हैं, लेकिन जब मंदी आती है तो छोटे राज्य ज़्यादा परेशान होते हैं, या फिर उसका इम्पैक्ट ज़्यादा दिखता है? देखिए, उत्तराखंड मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, और अगर हम जीएसटी देखें तो उत्तराखंड स्टेट जीएसटी में उत्तराखंड में बहुत तेज़ी से सुधार हुआ है, और
अभी अगर हम पिछले महीने का अगर अपना हिसाब देखें तो 32% की वृद्धि है, जो एक मैं समझता हूं कि कर्नाटक और उत्तराखंड ही दो राज्य ऐसे हैं जिनमें स्टेट जीएसटी में एक भारी वृद्धि हुई है। लेकिन हमारी जो कोशिश है और जो हम फ्यूचर देखते हैं, हम सर्विस सेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। हमको ये लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर पर्यटकों का रुझान बढ़ा है, फिल्म इंडस्ट्री का यहाँ पर रुझान बढ़ा है, सोलर इंडस्ट्री में यहाँ पर लोग आना चाहते हैं, वेलनेस में लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, तो हम उसी फील्ड में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही जो साहसिक खेलों से संबंधित जो गतिविधियाँ हैं, चाहे रिवर राफ्टिंग है, माउंटेनिंग है या ट्रैकिंग है, ऐसे तमाम जो खेल हैं, जो साहसिक खेल जिनको कहा जाता है, उसकी यहाँ पर प्रचुर संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं। और उसी को देखते हुए हमने उसके लिए एक अलग से भी विभाग बनाने का निर्णय लिया है। तो मुझे लगता है कि राज्य हमारा और जो हमारा भविष्य है और जो हमारा स्वाभाविक रुझान है, हॉस्पिटैलिटी में हम जहाँ जाते हैं तो उत्तराखंड के लोग सामने आते हैं, कहीं भी हम जाते हैं। तो अगर हॉस्पिटैलिटी जो हमारा स्वाभाविक स्वभाव में जो हमारे है, उसको हम और प्रोत्साहित करके और राज्य की जो अर्थव्यवस्था है भविष्य की, उसको सुरक्षित कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी, आपने 13 जिले और 13 डेस्टिनेशन का एक कॉन्सेप्ट शुरू किया था। आपको लगता है कि जो दिशा है या जो आपका टारगेट के प्रति एक रोड मैप था, आप सही दिशा में जा रहे हैं? निश्चित रूप से हमारा बहुत ही फ्यूचरिस्टिक ये डिसीजन था और उस जो हमने निर्णय लिया, हम आज पूरी तरह 100% अपने निर्णय पर हमको खुशी है और विश्वास है कि हमने जो निर्णय लिया वो बिल्कुल सही लिया है। और अभी आपने 2 दिन पहले अगर आपने समाचार आपको ज्ञात हुआ होगा, जो टिहरी हमारा न्यू डेस्टिनेशन में है, पिथौरागढ़ हमारा न्यू डेस्टिनेशन में है, और ये डेस्टिनेशन हमारे थीम बेस्ड हैं। पिथौरागढ़ में जहाँ हम एक 50 हेक्टेयर में ट्यूलिप गार्डन हम लोग डेवलप कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत क्षेत्र है पिथौरागढ़ का, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है, नेपाल से लगा हुआ है, चाइना से उस ज़िले की सीमाएं लगती हैं। तो वहाँ पर हम लोगों ने ट्यूलिप गार्डन डेवलप कर रहे हैं। टिहरी में हम लोगों का अभी 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट अभी स्वीकृत हुआ है, और टिहरी का पूरा चेहरा बदलने वाला ये प्रोजेक्ट होगा, और दुनिया के पर्यटक वहाँ पर आएँ, उस दृष्टि से हम उसको डेवलप करने की हमारी योजना बनी है। ऐसे ही अलग अलग ज़िले में ऐसे हम डेस्टिनेशन डेवलप कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये कोई 2-4 साल में ये प्रोजेक्ट बन जाएंगे, वो अगर कोई ये सोचे या मैं ये सोचूं कि हम 2-4 साल में इसको खड़ा कर देंगे, तो मैं समझता हूँ कि अतिशयोक्ति होगी। क्योंकि मसूरी आज 200 वर्ष की हुई है, नैनीताल लगभग 181 साल का हुआ है। तो ऐसे में ये हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग जिसको कहना चाहिए, वो प्लानिंग है। उसकी आधारशिला, उसका विकास कैसे होगा, उसकी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डीपीआर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो डीपीआर बनाने का काम हो रहा है, और उस पर भविष्य के पर्यटक स्थल खड़े होंगे। एक कहते हैं कि जो आपके पास, आपके राज्य के पास नैसर्गिक सौंदर्य है, और अक्सर बॉलीवुड जिसको हम फिल्मी दुनिया कहते हैं, चमक धमक जो उसको चाहिए, तो कहते हैं कि सब कुछ यहाँ पर है। आप आकर्षित करने में कामयाब हो पाए? कई बार आपसे उन लोगों ने मुलाकात की, कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। अभी हाल में भी आपकी मुंबई में काफ़ी जो फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं या बड़े लोग हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, तो उनको क्या आपसे अपेक्षाएं हैं, और आपको लगता है कि ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन होगा बॉलीवुड के लिए? देखिए, किसी भी फिल्म की शूटिंग होती है तो 150 से लेकर 250-300 लोगों का क्रू होता है, और अभी उनको ये तमाम क्रू जो है वो मुंबई से लाते हैं या बाहर से यहाँ पर आता है। अब हम लोगों की समझ में आया है कि हमको इसको यहीं से पूरा करना चाहिए, और इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम यहाँ पर एक ऐसे इंस्टीट्यूट हम बनाएंगे
जहाँ पर जो हमारे बच्चे हैं वो जहाँ एक्टिंग सीखेंगे वहीं जो कंटेंट राइटिंग का काम भी वो करेंगे। कथा पटकथा कैसे लिखी जाती है उसका भी उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और जब ये कथा पटकथाएँ वो यहाँ पर लिखी जाएंगी, स्क्रिप्ट यहाँ पर लिखी जाएंगी, तो उसमें उत्तराखंड का प्रवेश होगा, उत्तराखंड उसमें दिखाई देगा। अभी क्या होता है कि फिल्म शूटिंग के लिए आती हैं, यहाँ पर उनको मना अनुकूल वातावरण नहीं मिला, उन्होंने किसी गढ़वाली या कुमाऊनी कोई थीम उन्होंने ली, अब उनको यहाँ पर नहीं मिला, वो हरियाणा में चले गए तो हरियाणवी थीम हो जाती है उसी फिल्म की। तो उससे जो स्टेट को जो बैकअप मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। जब यहाँ पर हमारे स्क्रिप्ट राइटर होंगे, कंटेंट राइटर होंगे, हमारे एक्टिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर होंगे, तो फिर उसमें यहाँ का प्रवेश भी होगा और फिल्मों के माध्यम से राज्य को लोगों को देखना के मिलेगा और उससे प्रसिद्धि भी मिलेगी और उससे राज्य का जो पर्यटन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। मुख्यमंत्री जी, एक और बड़ा जो आपके अर्थव्यवस्था का आधार है वो धार्मिक पर्यटन। चार धाम देवस्थानम बोर्ड की बात आप कर रहे हैं, कई लोग विरोध भी कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये एक बड़ा आधार हो सकता है कम से कम उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिए, कुछ मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ? निश्चित रूप से आप ये देखिए कि इस बार हमारे चार धामों में 36.5% श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हुई है, जो एक बहुत बड़ा जंप है। और अभी जो हम व्यवस्थाएं करने जा रहे हैं, कुछ व्यवस्थाएं प्रक्रिया में है, जैसे ऑल द रोड बन रहा है, रेल लाइन का काम चल रहा है, उससे बहुत बड़ा जंप इसमें आएगा। दूसरा, हम केदारनाथ जी के लिए हम लोग रोपवे का लगभग हमारा बहुत आगे काम बढ़ चुका है। मसूरी के लिए हमारा रोपवे का विड्स हो चुकी हैं, उसका काम प्रारंभ होना है। ऐसे यमुनोत्री के लिए हमारा रोप का लगभग फाइनल हो गया है। हेमकुंड साहिब के लिए है, वो भी लगभग काफ़ी आगे बढ़ गया है। ऐसी जो हमारे, क्योंकि हमारे देवताओं के जितने स्थान हैं ऊंची चोटियों पर हैं, बहुत खूबसूरत जगहों पर हैं, या कहें हम के बादलों के बीच में हैं, तो उसके लिए वहाँ तक पहुँचने के लिए सुविधाजनक तरीके से हमारे श्रद्धालु वहाँ पर पहुँच सकें, पर्यटक वहाँ तक पहुँच सकें, उसके लिए जो अवस्थापना सुविधाएं चाहिए वो हम बना रहे हैं। केदारपुरी का पुनर्निर्माण किया गया है और उसको परिकल्पना ये है कि ये पहली ऐसी सिटी बने, धार्मिक नगरी बने जो स्मार्ट हो, और उस आधार पर उस पर काम चल रहा है। कल भी हम लोग उसके लिए मुंबई में बैठे थे और उसी तर्ज पर हम बद्रीनाथ के लिए भी हमारा कार्यक्रम बना है, उसका मास्टर प्लान लगभग फाइनल हो गया है। तो बद्रीनाथ में भी हम उसका पुनर्निर्माण और उसका जो कहना चाहिए कि जो जिस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, तो सुगमता से वो दर्शन कर सकें, सुगमता से वापस अपने घरों को लौट सकें, उस पर हमारा काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। गंगोत्री, यमुनोत्री, ऐसे उनके लिए भी काम चल रहा है। और हमारे यहाँ 2 स्थान और हैं, देवता का थान माना जाता है उत्तराखंड में, बागेश्वर। ये जो अब इसके बारे में जब जानने की कोशिश की तो उत्तराखंड का जो मेन स्थान है वो बागेश्वर माना गया। और कभी वहाँ से छड़ी यात्रा चलती थी, अभी हमने 17-80 साल के बाद अभी इस वर्ष हमने वो छड़ी यात्रा फिर प्रारंभ की है। तो बागनाथ जी का क्योंकि वो हेरिटेज मंदिर है, जागेश्वर जी का ये हेरिटेज मंदिर है, तो उसको पुरातत्व विभाग से उसके लिए हमको अच्छी फंडिंग हमको मिली है। पिछले जब रिजम था जो वर्तमान केंद्र सरकार का, उस समय तत्कालीन मंत्री जी से बातचीत हुई और उन्होंने वहाँ के लिए भी दिया है, आद्री बद्री के लिए भी उन्होंने हमको धन मुहैया कराया है। तो वहाँ पर भी उनका रखरखाव ये बेहतरीन तरीके से हो सके आसपास, क्योंकि मंदिर को उसको तो हम नहीं छेड़ सकते, वो पुरातत्व की संपत्ति है, लेकिन उसके आसपास उसकी अप्रोच ये हम सब लोग ठीक करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, पहाड़ में देवता हैं, पहाड़ में खूबसूरती है, सब कुछ है, लेकिन मैदान के मुकाबले रोजगार और उद्योगों में पिछड़ जाते हैं। कोई ऐसा रोड मैप आपको लगता है कि वहाँ जो पलायन है ज़्यादातर पहाड़ों से हो रहा है, मैदान की तरफ हो रहा है, या वो आपके प्रदेश से भी युवा बाहर चले जाते हैं रोजगार के लिए?
क्या आपके पास रोड मैप है कि आने वाले समय में पहाड़ का विकास पहाड़ के लोग करें? देखिए, पलायन का यथार्थ है कि सारी दुनिया में पलायन हो रहा है, सारी दुनिया में, कहीं भी जाइए आप दुनिया के देशों में। और अभी तो चाइना ने तो बाकायदा आदेश करके और 10 करोड़ नौजवानों को कहा कि आप गांव में जाइए, 10 करोड़ लोगों को। वहाँ थंब रूल है, उन्होंने उनको गांव में भेजने का काम किया। लेकिन जब हम पलायन की बात करते हैं तो हमारी चिंता भिन्न होती है, और भिन्न इस मायने में होती है कि हमारी लगभग 650 किलोमीटर की सीमाएं, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, और सामरिक दृष्टि से उसका एक बड़ा महत्व है, क्योंकि सेना के साथ स्थानीय लोगों का सहयोग ये उतना ही जरूरी है जितना सेना जरूरी है। लोकल पब्लिक सेना के जब पीछे खड़ी होती है तो सेना को उसका एक बड़ा सपोर्ट रहता है, और बहुत सारी बातें हैं कि किस तरह से वो सपोर्ट करते हैं। वो हम पिछले जो भी हमारी युद्ध हुए हैं वहाँ पर सेना ने भी उस चीज़ को महसूस किया और सरकारों ने भी उस चीज़ को महसूस किया, और इसलिए हमारा जो फोकस है वो सीमांत क्षेत्रों पर हमारे लोग रहें, उस पर हमने पलायन आयोग बनाया। पलायन आयोग की रिपोर्ट लगभग 5-6 जिलों की रिपोर्ट हमारे पास आ गई है, और उस पर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। जो ग्रोथ सेंटर, ग्रामीण ग्रोथ सेंटर की जो हमारी परिकल्पना है, देश में शायद पहली परिकल्पना जो हमने उत्तराखंड राज्य में जिसकी शुरुआत की है। आज हमारे 82 ग्रोथ सेंटर जिसको हम स्वीकृत कर चुके हैं, जिसके लिए हम धन आवंटित कर चुके हैं, वो सीमांत क्षेत्रों में लोगों को रोज़गार मिले, वहाँ पर उनके लिए मार्केटिंग की व्यवस्था हो, और उनका लिंकेज मार्केट से हो। वो सारी व्यवस्थाएं उस ग्रोथ सेंटर के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा निर्णय हमने लिया है, और इस बजट में हम उसके लिए प्रावधान कर देंगे। मुख्यमंत्री सीमांत विकास योजना, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे हुए जो विकास खंड है, वैसे तो हमने सभी को उसमें सभी जो सीमांत विकास खंड है उसको सम्मिलित किया है, लेकिन विशेष फोकस हमारा रहेगा जो हमारे ब्लॉक जो वहाँ पर हमारा ज़्यादा उस पर फोकस रहेगा, और बहुत ही फ्लेक्सी हमने फंड बनाया है। ऐसे हमने किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना, मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना, ये उन सीमांत जनपदों में जो कृषि कार्य कर रहे हैं या जहाँ पर कृषि की संभावनाएं, उद्यानिकी की सुविधाएं हैं, संभावनाएं हैं, उन सब जगहों के लिए हमने 2 नए मद इस बार हमने खोली हैं। जो एडवेंचर टूरिज्म, वो भी हमारा उसी का एक हिस्सा है। तो हमारी चिंता और वो यही है कि हमारी सीमाओं पर हलचल बनी रहे, वहाँ पर पब्लिक रहे, लोकल लोग वहाँ पर रहें, और उनका रोज़गार मिले, उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले। उसके लिए हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम आईटी का सहारा ले रहे हैं। आज देश में उत्तराखंड पहला राज्य है जिसमें सर्वाधिक ई हॉस्पिटल हैं, ई ब्लड बैंक हैं, ई रजिस्ट्रेशन है, जहाँ पर टेली मेडिसिन, टेली रेडियोलॉजी और हम टेली कार्डियोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड नंबर 1 है देश में। दूसरी बात, हेली सर्विस। अस्वस्थता पर हम लोगों को हमको खबर मिलती है या कभी दुर्घटनाएं होती हैं तो हम निःशुल्क हेली सर्विस भी उपलब्ध कराते हैं। तो हमारी जो चिंता है वो उन संवेदनशील क्षेत्रों की है, और इसलिए हमने पलायन के लिए आयोग बनाया, पलायन पर विशेष चिंता की। और मुझे आज इस बात की खुशी है कि हर कोई, जब भी कोई इंटरव्यू होता है तो पलायन पर जरूर सवाल पूछा जाता है, जरूर पूछा जाता है। और ये पूरे देश में जहाँ भी उत्तराखंड के लोग रहते हैं वहाँ पर इस पर चिंता होती है। और जो लोग देश के बारे में सोचते हैं, मैं सेंट्रल मिनिस्ट्री में जाता हूँ, नीति आयोग के लोगों से मिलता हूँ, हर कोई ये कहता है कि रावत जी, आपने जो पलायन पर जो आपने काम किया है, जो आप काम कर रहे हैं, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं, और आपने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है। तो आज हर कोई उसको अप्रिशिएट करता है। मैं समझता हूँ कि उसके परिणाम भी आने शुरू होंगे, और अभी हम बहुत जल्दी ऐसे लोग जिन्होंने रिवर्स माइग्रेशन किया है, ऐसे लोगों का बहुत जल्दी एक सम्मेलन हम मार्च में हम लोग विचार कर रहे हैं। वो लोग उन लोगों को बुलाया जाए,
और उसमें सभी लोग युवा हैं, सबसे अच्छी बात है, यूथ हैं। कोई इंजीनियर था, कोई MBA किया हुआ है, कोई कुछ और किया हुआ है, और उन लोगों ने आज अपने गांव में आकर के और अपने अपने कारोबार शुरू किए हैं। तो उनको हम इकट्ठा करेंगे और पलायन पर जो काम हमने किया है वो किस तरह से परिणामकारी हुआ है वो लोग अपनी ज़बान से बोलेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि यूथ अगर अपने घर को लौटे, अपनी ज़मीन या जो मातृभूमि में फिर रहकर काम करे, स्वरोजगार पैदा करे। मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि कोशिश आप बहुत कर रहे हैं, लोग आपकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन विपक्ष कहता है कि सरकारी नौकरियों की जब बात आती है तो आपने घोषणाएं की, वादे किए, लेकिन पूरे नहीं हो पाते। तो इतनी सरकारी नौकरियां हैं कि आपके पास देने के लिए, या अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है? देखिए, मैं मानता हूं कि हाथों से ही काम लिया जा सकता है और काम से ही हम कुछ परिणाम ला सकते हैं। हम तमाम डेवलपमेंट की योजनाएं चलाना चाहते हैं, अगर उनको हैंड्स नहीं, उनको काम करने वाले हाथ नहीं है, तो आखिर उसे परिणाम क्या आएगा? और इसलिए हमने जो भर्ती के लिए रोजगार वर्ष भी हमने इसको घोषित किया है, उसका पूरा होमवर्क हो गया। लगातार अब भर्तियां की प्रक्रिया प्रारंभ है और मुझे उम्मीद है कि हम गवर्नमेंट जॉब्स में इस 1-1.25 साल में कम से कम 10,000 प्लस लोगों को हम मौका दे देंगे, जो लोग सरकारी सेवा में आएंगे। चलिए, अच्छा है, 10,000 लोगों की एक तरह से घर की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। मुख्यमंत्री जी, सवाल होगा कि देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने और मेट्रो की बजाय आप पॉड टैक्सी का कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। देहरादून को माना जाता है कि सबसे अच्छे साफ़ सुथरे शहरों में से एक है। लोग दिल्ली के प्रदूषण से या NCR के प्रदूषण से बच के उत्तराखंड में लोग आना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि कितना स्मार्ट बनाना चाहते हैं आप उत्तराखंड को, देहरादून को खासतौर पे? प्रधानमंत्री जी की जो 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में बनाने की परिकल्पना थी, उसमें देहरादून भी सम्मिलित हुआ, लेकिन पार्टली हुआ। 10 वार्ड शहर के उसमें सम्मिलित हुए थे। अब हमने देहरादून प्रदेश की राजधानी है और दुनिया के पर्यटक यहाँ पर आते हैं, और उसी को दृष्टिगत हमने ये तय किया कि हमको पूरे शहर को ये स्मार्ट सिटी के रूप में तब्दील करना चाहिए। और हमने उस पर प्रोजेक्ट बनाया और भगवान की दया से भी 2 दिन पहले 1400 करोड़ रुपया उसके लिए स्वीकृत भी हो गया है। उससे हमारा जो मसूरी रोड है, हमारा जो चक्रौता रोड है, या हम ये कहें कि शिमला मार्ग है, घंटाघर से और शिमला की तरफ जो मार्ग जाता है, और तीसरा हमारा है सहसधारा और रायपुर रोड। और इससे जो नीचे की जो हमारे मुख्य मार्ग हैं, ये सब स्मार्ट सिटी में कवर हो गए थे। तो एक तरह से अब ये पूरा हिस्सा हमारा, ये मुख्य शहर, अब इस 1400 करोड़ से उसको संवारने का काम हो जाएगा। और प्रदेश की राजधानी एक आईना होता है प्रदेश का, कोई भी आता है अगर और राजधानी में आता है तो एक प्रदेश की परिकल्पना की जा सकती है उससे कि प्रदेश में क्या चल रहा होगा। तो उसको हम लोग स्मार्ट सिटी के माध्यम से, और पूरा देहरादून स्मार्ट हो जाएगा। यही नहीं, हम लोगों ने एक सौंग बांध हम बना रहे हैं, उसका भी लगभग अब एकदम सारी क्लियरेंस उसमें हो गई हैं। अब जो रिहेबिलिटेशन होना है उसके लिए जगह ढूंढी जा रही है। और ये सौंग बांध जब बन जाएगा तो पूरा देहरादून और आसपास का एरिया, लगभग 15 लाख की 14 लाख की पॉपुलेशन एक ग्रेविटी वाटर पर आ जाएगी। आज लगभग हम 130 करोड़ रुपया केवल जल निगम जो पानी जो हम ज़मीन के नीचे से लेते हैं या लिफ्ट करते हैं ट्यूबवेल्स के माध्यम से, उस पर हमारा खर्चा होता है। तो एक तो हमारा ये पैसा बचेगा, बिजली बचेगी, और उस बिजली का और जगह सदुपयोग होगा। पानी 24/7 मिलेगा। और जो हमारा रिस्पना नदी अभियान है कि रिस्पना को हमको पुनर्जीवित करना है, और मैं अपने मित्रों से कहता हूँ कि मुझे रिस्पना में नहाना है एक दिन, तो वो सपना हमारा साकार हो जाएगा। एक
और सबसे बड़ी बात है कि ये योजना लगभग आपके 50 साल से ज़्यादा, 50 साल से ज़्यादा ये जल की आपूर्ति करेगी। एक तो जल की आपूर्ति करेगी, जब जल नीचे से हम लेंगे नहीं तो वाटर टेबल भी ठीक होगा, पर्यावरण भी ठीक होगा, लोगों को वर्षा जल स्वच्छ जल माना जाता है, तो वर्षा जल लोगों को पीने मिलेगा तो उसका हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे आर्थिकी पर और हमारे सामाजिक परिवेश पर वो पूरी तरह प्रभावित करेगा। इसी तरह से जमरानी बांध है, इसी तरह से हम मलढुंग एक बना रहे हैं, एक सूर्यधार हमारा बिल्कुल मई में बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे पिथौरागढ़ में बना रहे हैं, चंपावत में बना रहे हैं, अल्मोड़ा में हमारा तैयार हो गया है, पौड़ी में हमारा काम चालू है, गैरसैंण में हमारा टेंडर हो चुका है। तो ऐसे हम हर जगह पर हमारी कोशिश ये है कि हम ऐसी सस्टेनेबल योजनाएं बनाएं। जो जल स्रोत हम लेते हैं तब तक ऊपर से कोई दूसरा ले लेता है तो वो उसमें पानी की कमी हो जाती है, कुछ दिन बाद वो नल तो होते हैं लेकिन उसमें पानी नहीं होता है तो बहुत कम पानी होता है। तो हम इस ढंग की योजनाएं हम बना रहे हैं जो दीर्घ काल तक जलापूर्ति कर सकें। इस ढंग की योजनाएं राज्य में हमने प्रारंभ की है। मुख्यमंत्री जी, एक और सवाल है कि आपके प्रदेश में एक ऑल वेदर 4 धाम के लिए रोड बन रही है, दूसरा स्मार्ट सिटी के जरिए आपको पैसा मिलेगा तो आस पड़ोस की जो सड़कें ठीक हो जाएगी। लेकिन उत्तराखंड को अगर मैं सड़कों के हिसाब से देखूं तो आप अपने आप को, अपनी सरकार को कहाँ पाते हैं कि जो आपकी सोच थी, जो आपका रोड मैप था, जिसको आप अचीव करना चाहते थे? क्योंकि अभी भी बड़ी समस्या है सड़कों की। देखिए, एक तो हमारी ग्रामीण संयोजकता है। हमारे छोटे छोटे गांव हैं, कहीं 10 परिवार हैं, कहीं 15 परिवार हैं। मैं समझता हूं कि 100 परिवार से ज़्यादा वाले गांव पहाड़ों में रेयर होंगे, रेयर। अधिकांश गांव 40-50 परिवार, उसमें भी 10 यहाँ पर, 10 दूसरे उस पर। जो कई बार लोग बोलते हैं ना कि साहब वो गांव खाली हो गया। होता क्या है, गांव का 2-4 परिवारों का एक मोहल्ला होता है, वो खाली हो जाता है तो न्यूज़ बनती है कि गांव खाली हो गया। तो ये जो छोटे छोटे मजरे हैं, जो ग्रामीण संयोजकता है, तो ग्रामीण संयोजकता में देश में नंबर 1 उत्तराखंड रहे। 10 अवार्ड हमको अभी अभी मिले हैं, 10 अवार्ड मिले हैं, नंबर 1 हम देश में रहे हैं। अब मुख्य मार्गों की बात है। आज हमारे जो मुख्य मार्ग हैं, चाहे बद्रीनाथ मार्ग हो, केदारनाथ जी का वाला हो, या गंगोत्री यमुनोत्री वाला हो, या टनकपुर से पिथौरागढ़ और धारचूला मार्ग हो, या जो हमारे सीमांत मार्ग हैं, आज 1200 करोड़ रुपए से ऑल वेदर रोड का काम हो रहा है। लगभग 7,500 करोड़ की लागत से भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जो हमारे सीमांत मार्ग हैं उन पर आज बहुत तेज़ी से उन पर काम चल रहा है। रेल लाइन का काम हमारा बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। लगभग जो 125 किलोमीटर की रेल लाइन बिसनी है, उसमें 11 परियोजनाओं में उसको विभाजित किया गया है और सब पर एक साथ काम चल रहा है ताकि समय पर परियोजना पूरी हो सके। तो जिस गति से काम चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। थोड़ा एनजीटी की प्रॉब्लम हमारे यहाँ बीच में आई, उसके कारण काफ़ी अवरुद्ध हमारा काम रहा और एनजीटी में भी लगभग 60% हमारा क्लियर हो गया है। बाकी पर काम चल रहा है और अब उसमें एक कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, उसमें 5 लोग हैं और अब ये हुआ है कि बहुमत से फैसला होगा कि जो परमिशन होगी वो बहुमत से होगी। तो अब मुझे उम्मीद है कि लोकतंत्र में हमारी विजय होगी और जो बाधाएं हैं वो दूर होंगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपकी सरकार, केंद्र सरकार अपने मकसद में कामयाब हो और जनता को कम से कम बेहतर सड़कें, बेहतर कनेक्टिविटी मिले और विरोधियों का जो सवाल है वो भी एक हल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कनेक्टिविटी में हवाई सेवा की बात करूं जी, तो कोशिश आप लोग बहुत कर रहे हैं कि पिथौरागढ़ में हवाई सेवा शुरू हुई, रेगुलर होने की बात होती है, कई बार उसमें रुकावट आ जाती है। गोचर है और चिन्याली सौड़ है, ये उड़ाने आप कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो है अपने घर को जाने वाले लोग भी हों या फिर टूरिस्ट भी हों, वो इस्तेमाल करें और जल्दी से पहुंच जाएं। लेकिन कामयाबी उतनी नहीं मिल पाई जितना आप उम्मीद कर रहे थे। देखिए, पिथौरागढ़ हमारी सर्विस रेगुलर पुनः प्रारंभ हो गई है। 2 राउंड देहरादून से होते हैं, एक हिंडन गाजियाबाद से होता है और बहुत लोड है ट्रैफिक का, ये कहना चाहिए। और अभी मेरी
भारत सरकार में जो हमारे सचिव हैं और चेयरमैन हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई है। तो उन्होंने कहा कि इंडियन एयरलाइंस के पास एक 20 सीटर सिंगल एक है। तो मैंने अनुरोध किया है कि उसको पिथौरागढ़ के लिए आप अगर हमको दे सकें। तो पिथौरागढ़ 20 सीटर की डिमांड करता है। अच्छी बात यह है कि वहाँ के जो लोग हैं बहुत जागरूक हैं। वो कहते साहब हमको ये सब्सिडी वाली उड़ान वाली योजना नहीं चाहिए, आप हमसे पूरा किराया लीजिए लेकिन हमको सुविधा दीजिए। ये वहाँ की आम आदमी की ज़बान में ये आवाज़ है कि हमको आप ये सुविधाएं दीजिए। अभी हम लोग हेली सर्विस बहुत जल्दी हम 2-3 जगह पर और शुरू करने जा रहे हैं और अगर उसका रिस्पांस ठीक रहा तो हम बीजीएफ में फिर कुछ और जगहों पर भी हम लोग विचार करेंगे कि हम स्टेट से कुछ फंडिंग करके और लोगों को थोड़ा सस्ती मिल जाए, सुविधा हो जाए और थोड़ा बहुत स्टेट उसको बहन कर ले, तो उस पर भी हमारा विचार चल रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो दूरस्थ क्षेत्र है हमारे, उन लोगों को हम अच्छी सुविधाएं दें। देहरादून, आज हमने देहरादून को अहमदाबाद से जोड़ा, हमने देहरादून को जयपुर, जम्मू, कलकत्ता, बनारस, इन सब केंद्रों से आज देहरादून जुड़ा है। और देश के जितने भी प्रमुख शहर हैं, चाहे मुंबई हो, पुणे हो, बेंगलुरु हो, आज सब उत्तराखंड उनसे जुड़ चुका है। और सौभाग्य ऐसा कि देश का इस समय सबसे तेज़ी से विकसित होने वाला जो अगर कोई एयरपोर्ट है तो वो देहरादून है। और इसीलिए हमने अब देहरादून का जो एयरपोर्ट है उस पर हमने इंटरनेशनल का डिसीजन ले लिया है। पंतनगर के लिए हमने इंटरनेशनल का डिसीजन ले लिया है और एक हमने और हवाई अड्डे के लिए प्रस्तावित किया है चौखुटिया अल्मोड़ा में। चौखुटिया उत्तराखंड का एक है कि बिल्कुल हार्ट है। अगर हम वहाँ से मोरी की दूरी देखें तो उतनी ही है, वहाँ से अगर हम धारचूला की दूरी देखें तो बिल्कुल बराबर है, देहरादून की दूरी देखें तो बिल्कुल वो एक तरह से हार्ट वाली जगह है और सामरिक दृष्टि से भी वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो उसकी फिजिबिलिटी तो उसकी ठीक है। जो विशेषज्ञ वहाँ पर आए थे उन्होंने कहा कि फिजिबल है, यहाँ पर हवाई पट्टी बनाई जा सकती है। तो वो हमारा एक फ्यूचर के लिए और हवाई पट्टी का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री जी, आपके पास ज़बरदस्त बहुमत की सरकार है। केंद्र में आपकी सरकार रिपीट हुई मोदी जी के नेतृत्व में, उसको भी ज़बरदस्त बहुमत मिला। तो क्या जिसको कहते हैं बार बार डबल इंजन की सरकार, तो पूरी ताकत से मदद मिल रही है? क्योंकि विरोधी राज्य जो हैं वो कांग्रेस के राज्य जो है शासित राज्य हैं वो अक्सर कहते हैं कि साहब जीएसटी में जो हिस्सा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता है और मोदी सरकार मदद भी नहीं करती। देखिए, उसमें थोड़ा विलंब हुआ लेकिन अब सबको पैसा दे दिया गया है। अब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अभी 3-4 दिन पहले सबको रिलीज कर दिया गया है। थोड़ा रुकावट थी, ये आती भी है और भविष्य में भी आएंगी। ऐसा तो है नहीं कि भाई ऐसी रुकावटें नहीं आएंगी। ये कोई, मैं समझता हूँ कि सामान्य प्रक्रिया है ये। लेकिन मैंने एक चीज़ अनुभव की कि केंद्र की जो भी योजनाएं होती हैं, राज्य सरकारों में जहाँ पर विरोधी दलों के सरकारें हैं वो कभी भी सेंटर की योजनाओं की समीक्षा नहीं करती हैं। यहाँ तक मैंने देखा है, अपने राज्य में मैंने देखा है कि स्मार्ट क्लासेस के लिए 2011-12 में उत्तराखंड को 92 करोड़ रुपए दिए गए। लेकिन यहाँ पर तब तक दूसरी सरकार आ गई और आप आश्चर्य करेंगे 5 सालों में वो स्मार्ट क्लासेस को शुरू ही नहीं किया गया। जब मैंने स्वयं समीक्षा कर रहा था शिक्षा विभाग की तो मैंने देखा यहाँ पैसा आया हुआ है भाई, और ये पैसा उपयोग क्यों नहीं हुआ? तो पता चला कि पिछली सरकार ने उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। भाई सेंटर पैसा दे रहा है, जनता का पैसा है, कोई किसी फाइनेंस मिनिस्टर की जेब से तो पैसा नहीं आ रहा है या किसी दूसरे की जेब से तो नहीं आ रहा है, पैसा तो जनता का ही पैसा है। तो उसका सदुपयोग किया जाना चाहिए था। दूसरी बात मैं बताऊं आपको कि 2014 में 140 इमरजेंसी बसेस के सर्विस के लिए जो 108 है उसके लिए उत्तराखंड को पैसा दे दिया गया। 3 साल तक उस पैसे का कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ, वो पैसा वैसे ही पड़ा रहा।
भाई क्यों नहीं किया गया कि इसका श्रेय सेंटर को जाएगा, सेंटर को श्रेय नहीं जाना चाहिए। ऐसे में तमाम देखता हूं और जब मैं बातचीत करता हूं तो जो विरोधी जो मानते हैं या जो राज्यों की सरकारें हैं, सेंटर पैसा दे रहा है, आप उसकी समीक्षा नहीं कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा जो एक परिवर्तन किया है कि जो खर्चा करता है उसको पैसा दो। जब आप खर्च ही नहीं करते तो क्यों पैसा देना चाहिए? 70% यूटिलाइजेशन का आप भेजिए, आपको दूसरी किस्त आ जाती है, आप फिर 70% का भेजिए, आप तीसरी किस्त आपको आ जाती है। लेकिन जो खर्चा ही नहीं करते, उसको यूटिलाइज ही नहीं करते, तो फिर क्यों पैसा दिया जाना चाहिए? और इसलिए कई बार विरोधी लोग जो आरोप लगाने के लिए आरोप करते हैं, अपने आप काम करेंगे नहीं, दोष दूसरों को देंगे। आज हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास आप अगर देखेंगे जो EAPs हैं, ये इतने EAP हम लाए हैं, इतने एक्सटर्नल फंडिंग हम लाए हैं कि अगर पिछले 5, 7, 8 सालों का रिकॉर्ड देखा जाएगा तो जितना 5 सालों में आएगा हम 1 साल में लाए हैं उतना पैसा। तो ये आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना आप सेंटर से संपर्क बनाए। मैं तो रात दिन घूमता ही रहता हूँ, दौड़ता ही भागता रहता हूँ। कभी मुझे कोई भी स्टेट के लिए जाना है, मैं कभी प्रोटोकॉल और ये मैं नहीं देखता। मेरा प्रोटोकॉल ये कि मेरी स्टेट को पैसा मिलना चाहिए, मेरी स्टेट को योजनाएं मिलनी चाहिए। मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार रहता हूँ, राज्य मंत्री हो उसके पास भी जाता हूँ, मिनिस्टर के पास भी जाता हूँ, प्रधानमंत्री जी के पास भी जाता हूँ। तो उसमें कभी इसका संकोच नहीं करता कि साहब मुझे वो प्रोटोकॉल में मैं बड़ा हूँ या दूसरा बड़ा है। उसके कारण ही कई बार परियोजनाएं लटकी रहती हैं। मुझे याद है जो लखवाड़ 82 का परियोजना थी वो इसी वजह से लटकी रही कि साहब मिनिस्टर बुला रहा है, चीफ मिनिस्टर कैसे जाएगा वहाँ पर। बहुत बड़ी अजीब बातें लगेंगी आपको, लेकिन ऐसा होता है। और जब हम लोग बैठे, एक बार में फैसला हो गया, 42 साल की लटकी हुई है, एक बार में सफल हो गए। तो ये हम संकोच नहीं होना चाहिए और हमारा प्रोटोकॉल ये होना चाहिए कि हमारी जनता के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करके ला रहे हैं, वो सबसे बड़ा शिष्टाचार है। मुख्यमंत्री जी, एक अभी जो सबसे बड़ा जो सवाल पूरे देश में उठ खड़ा हुआ है वो है सिटीजन अमेंडमेंट बिल से एक्ट बन गया, CAA हो गया, लेकिन उसके साथ NRC जुड़ गया, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। अब इसको लेकर एक आशंका जो माइनॉरिटी कम्युनिटी में खड़ी हो गई है। तो विरोधी ये कहते हैं कि आपको मैंडेट मिला था, आपकी मोदी सरकार को मैंडेट मिला था कि देश का विकास करिए, डबल डिजिट पर आपकी ग्रोथ होनी चाहिए GDP की, वो बहुत नीचे जा रही है। पहले आप महिलाओं को हक दिलाने के लिए 3 तलाक के खिलाफ आप कानून लाते हैं, उससे महिलाओं को हक मिले, इससे किसी को ऐतराज़ नहीं है। देश की सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला दिया राम मंदिर पर, कहीं भी बयानों के अलावा कोई विरोध के स्वर नहीं थे, सबने स्वीकार किया, दोनों समुदाय ने स्वीकार किया। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि आप लोग विरोधी ये कहते हैं कि ऐसे मुद्दों को छेड़ देते हैं जिससे देश के तमाम जो प्राथमिक मुद्दे हैं, शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य है, देश की सुरक्षा सबसे ज़रूरी सवाल है, वो घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए। लेकिन अचानक ऐसा माहौल बन गया कि अब लोगों को चिंता होने लगी कि सड़कों पर क्यों लोग निकल गए, पथराव हो रहे हैं, जगह जगह हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है, देश की संपत्ति का नुकसान किया जा रहा है। और हम मीडिया के तरफ से भी ये हम अपील करते हैं लोगों से कि कम से कम अपने देश को तो ना बर्बाद करें, घुसपैठियों को निकालने के लिए अपने देश में हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये है कि जल्दबाजी में या बिना लोगों को समझाए फैसले कर लिए गए, इसका कोई कारण है? नहीं, NRC कौन लाया? जो लाए वही आज विरोध कर रहे हैं। और अगर उसकी जरूरत नहीं थी, सियासत का सवाल है, अगर उसकी जरूरत नहीं थी तो लाए क्यों थे? कुछ बातें बोली जा सकती हैं, कुछ बातें नहीं बोली जा सकती हैं, लेकिन जो निर्णय भारत सरकार ने लिए हैं इस देश के भविष्य के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की एकता और अखंडता के लिए, इस देश की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए निर्णय लिए गए हैं। नागरिकता की बात आती है तो नागरिकता देने की बात है, लेने की बात कहां से आ गई? नागरिकता दी जा रही है, लेने की बात कहां से हो रही है? और इसलिए इस देश में एक फोर्स ऐसी है कि जिसको अशांति करने में मजा आता है, अशांति फैलाने में मजा आता है, और लोग आज सक्रिय हुए हैं इसकी आड़ में।
और वो एक भ्रम जाल फैला करके युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इन लोगों ने एनआरसी को समझा ही नहीं है। इन्होंने नागरिक जो ये जो अमेंडमेंट बिल है जो, उसको समझा ही नहीं है, उसको पढ़ा ही नहीं है। उनसे किसी से पूछा जाए क्या है भाई, तो कोई बता नहीं पाएगा। और खाली कुछ लोगों के बहकावे में इस तरह के ये अशांति फैलाने का काम किया जा रहा है। मैं तो यही कहूँगा श्रोताओं से कि आप इससे बचिए। अशांति से या देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा करके न शांति खरीदी जा सकती है, न सुरक्षा खरीदी जा सकती है, और उससे नुकसान ही होगा, नुकसान होगा, देश का भी नुकसान होगा और व्यक्तियों का भी नुकसान होगा। क्योंकि आज कोई बच नहीं सकता है। किसी को लगे कि मुझे कोई देख नहीं रहा है तो बहुत गफलत में है। हर कोई रडार पर है, जो गड़बड़ कर रहा है वो रडार पर है, वो हमारे आंखों के सामने है, वो बच नहीं सकता है। और इसलिए हम तो उनसे यही अपील करेंगे कि इससे बचाइए, शांति का वातावरण बनाइए, शांति भंग मत करिए, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक सवाल आपकी सरकार से जुड़ा हुआ, आपकी सरकार 3 साल का कार्यकाल मार्च में पूरा कर लेगी। आपके मंत्रिमंडल में सहयोगियों के 3 पद खाली हैं और बहुत से लोग आपके सहयोगी उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि उनकी भी लॉटरी लगे। तो माने कि 3 साल पूरे होने तक उनको 3 लोगों को बर्थ मिल जाएगी। पद तो काफ़ी खाली हैं अभी, देखते हैं, विचार करेंगे। कम से कम 2 साल तो आपके सहयोगी बन के रहने काम कर लें। नहीं, सब सहयोगी हैं, इसीलिए सरकार चल रही है। अगर सहयोग नहीं होता तो सरकार नहीं चल सकती थी। तो सबके सहयोग से ही सरकार चल रही है, सबको साथ लेकर सरकार चल रही है। अब तो बत्ती वाला, लाल बत्ती वाला जलवा तो रहा नहीं कि लाल बत्ती लगती थी, लेकिन एक पद का तो एक वो रहता है कि चलिए इतने साल संघर्ष किया, पार्टी ने पद दिया, जिम्मेदारी दी। निश्चित रूप से रहता है, सबकी उम्मीदें रहती हैं। और मैं जो इस तरह की इच्छा रखते हैं उनसे मैं पूरी तरह सहमत हूँ।